क्लास अभी फॉर्मली स्टार्ट करूंगा न्यू टॉपिक के साथ, जिसमें मैं आपका लोग छोटे मोटे जो छोटे टॉपिक इतने ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है फॉर द एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू। जैसे कि आपका लोकसभा स्पीकर, राज्यसभा चेयरमैन, लीडर ऑफ अपोजिशन, सेशन ऑफ पार्लियामेंट एंड कोरम, सब कुछ अदर पॉइंट्स हैं जो कि रिलेटेड हैं, उसको मैं यहाँ पर डिस्कस करूँगा। जो क्लास के बाद क्या कर रहा हूँ मैं, जो मैंने आपको कल बताया था उसकी पीडीएफ कम से कम मैंने 6 पेज में बनाई है। उस चीज़ को जो मैंने कल बताया था उसी चीज़ को मैंने पीडीएफ में थोड़ा थोड़ा और उसमें एडिशनल पॉइंट ऐड किए हैं, जो भी करेक्ट करेक्ट कर दिए हैं। उसको मैं कब करूँगा डिस्कस, क्लास एंड करने के बाद। आई थिंक रिकॉर्डिंग ऑन हो गई है सर रिकॉर्डिंग ऑन। उस चीज़ को मैं क्लास के जब रिकॉर्डिंग ऑफ करवा दूंगा उसके बाद इसको डिस्कस करूंगा, इसलिए कोई लीव मत करना क्लास जब मैं यहाँ पर फॉर्मली पूरी एंड कर दूँ तो, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है उसमें, कुछ एडिशनल पॉइंट भी हैं, इसलिए मैं उसको डिस्कस करूंगा क्लास के बाद। ठीक है, ये आपको विजिबल है ना, एंड वॉइस भी क्लियर है आपको? Yes, sir. यस सर। यहाँ से स्टार्ट करेंगे हम। स्पीकर एंड डिप्टी स्पीकर ऑफ लोकसभा, हमने लोकसभा का स्ट्रक्चर देख लिया था, लोकसभा में सीट्स के बारे में देख लिया था, लोकसभा के इलेक्शन देख लिया था, और उसका कैसे इक्वालिटी है, रिप्रेजेंटेशन है, स्टेट वेरियस कैसे, हमने वो सब देख लिए थे। अब हम इसमें कुछ टर्म्स हैं, जैसे कि जो प्रिसाइडिंग ऑफिसर होते हैं, प्रिसाइडिंग ऑफिसर कौन होता है, आपके लोकसभा में स्पीकर होते हैं और राज्यसभा में आपके चेयरपर्सन होते हैं, जो कि वाइस प्रेसिडेंट आपके होते हैं। यहाँ पर कुछ पॉइंट्स हैं, जैसे कि टू प्रिसाइड ओवर सेशन ऑफ द हाउस द स्पीकर ऑफ द लोकसभा इज इलेक्टेड अमंग द सिटिंग मेंबर ऑफ द, जैसे कि मैंने आपको उसमें बताया था कि जब इनका हम कैसे होता है कि लोकसभा स्पीकर की कोई स्पेशल ओथ नहीं होती, अलग से कोई ओथ नहीं होती, जो पार्लियामेंट सबके साथ उसमें ओथ हो जाती है, उन्हीं के में हो जाती है, फिर उसी में से इनको सेलेक्ट किया जाता है। To preside over session of the House, the Speaker of the Lok Sabha is elected among the sitting member of the House. He or she is generally elected in the first meeting of the Lok Sabha and serve a tenure of 5 years along with the particular Lok Sabha. 5 ईयर का इसमें ऐसा कॉन्सेप्ट है, जैसे कि मान लीजिए कोई गवर्नमेंट है वो 5 ईयर तक नॉर्मली रहती है, तो उसमें हो सकता है। बाकी अगर ऐसा है कि बीच में गवर्नमेंट का नो कॉन्फिडेंस मोशन पास हो गया, बीच में गवर्नमेंट का मेजोरिटी नहीं हो जाती, तो इनको भी उसी के साथ रिजाइन दे देते हैं, किसी कोई कॉन्स्टिट्यूशन बाउंडेस नहीं है, मतलब परंपरा के रूप में ये कर देते हैं। एंड एज नॉर्मली प्रैक्टिस द स्पीकर इज मेंबर ऑफ द रूलिंग पार्टी और द अलायंस, रूलिंग पार्टी का ही होता है एक्चुअली, एक सी प्रैक्टिस है, कोई ऐसा वो नहीं है इसमें। रिगार्डिंग द इलेक्शन ऑफ द स्पीकर, सिटिंग एमपी proposed names and the same are notified to the president of India। देखिए इसमें ये पॉइंट याद रखना आपको, रिगार्डिंग द इलेक्शन ऑफ द स्पीकर, सिटिंग एमपीज प्रपोज नेम्स एंड द सेम आर नोटिफाइड बाय टू द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया जो है इनके इलेक्शन उसको अपॉइंट करेंगे, इलेक्शन की डेट को किस तरह होगा इनका प्रेसिडेंट बताते हैं इसमें। एमपी प्रपोज करेंगे एंड द सेम आर नोटिफाइड टू द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, प्रेसिडेंट इंडिया इलेक्शन डेट बताएंगे इसमें। ये देखिए द डेट फॉर द इलेक्शन इज नोटिफाइड। Now, if only one name is proposed by the MP, no formal voting happen. But in case where a proposal for more than one name, so a division vote is organized and the speaker is chosen accordingly. Mostly यही होता है। इसमें जैसे एक फंक्शन दिखाया गया है, इसमें वन ऑफ द मेन फंक्शन ऑफ द स्पीकर इज टू डिसाइड अपॉन द वेदर ए बिल और द मनी ऑन बिल। तो इसमें कई बार क्वेश्चन आता है ना कि आपका हु विल डिसाइड वेदर ए बिल इज अ मनी बिल और नॉट, सो स्पीकर इज द आंसर, स्पीकर विल डिसाइड। स्पीकर की इसमें पूरी पावर होती है, उसका कोई क्वेश्चन ही नहीं है यहाँ पर। और इसी के साथ इसमें
आपका हिज फंक्शन आल्सो इंक्लूड द मेंटेनिंग डेकोरम एंड डिसिप्लिन इन द हाउस एंड पनिशिंग दोज हु आर नॉट कंप्लाइंग विद द गाइडलाइंस। जैसे कि आपने देखा होगा कई बार कि जो सेशंस वो चलते हैं उसमें किस तरह उस सेशन में डिसिप्लिन को मेंटेन करना है। जैसे कुछ लोग वहाँ पर कागज उड़ाने लग जाते हैं, पेपर उड़ाने लग जाते हैं, किसी का रूल फॉलो नहीं करते, तो उनको क्या करते हैं, उसको कई बार एब्सेंट कर लेते हैं, पूरी सेशन को एब्सेंट कर देते हैं, या उसमें जो मेंबर है उसको एक्सपेल कर देते हैं वहाँ से, पूरे सेशन से। तो ये कहाँ से होता है, ये पूरी पावर जो फंक्शन होती है, ये लोकसभा के रूल्स होते हैं, रूल्स एंड रेगुलेशन, तो उसी में से गवर्न होती है इनके बारे में। कोई इसके बारे में कॉन्स्टिट्यूशन ऐसा प्रोविजन नहीं है। इन द ऑर्डर प्रेजेंट ही इज रैंक 6 पैरेलल टू द चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। ये तो ठीक है वैसे ही है। अकॉर्डिंग टू 94 एंड 96 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, स्पीकर कैन बी रिमूव बाय रेजोल्यूशन पास बाय द इफेक्टिव मेजॉरिटी, दैट इज ये रहा आपका मतलब इनको कैसे इनको हटाया जाएगा, रिमूव किया जाएगा, तो सिंपल मेजोरिटी से, जो कि 50% ऑफ द मेंबर ऑफ द हाउस। ये है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। मेजोरिटी, सिंपल मेजोरिटी का मतलब ये भी देख लीजिए आप, यहाँ पर दिया हुआ है। ठीक है, इसमें ये है, ही कैन ऑल्सो रिमूव अकॉर्डिंग टू आरपी एक्ट एंड व्हेन ए बिल इज रॉन्गली सर्टिफाइड टू ए मनी बिल बाय द स्पीकर। ये एक पॉइंट है इसमें आपका, द डिप्टी स्पीकर ऑफ द लोकसभा सर्व नंबर 2 हु इज इन द एब्सेंस ऑफ द स्पीकर कैरी फॉरवर्ड हिज रोल्स एंड फंक्शंस। मोस्टली वो तो डिप्टी स्पीकर का चेयर हो जाता है वहाँ पर, मतलब उनका फंक्शन यही है कि जब वो उनकी एब्सेंट में वो इस पे वर्क करेंगे। इसमें उनको हटाया जैसे कि कैसे जाएगा कि वो मेंबर नहीं रह जाएंगे, जब इसमें कोई मान लीजिए ऐसा एक पॉइंट हो रहा है इसमें, जब कोई रेजोल्यूशन पास हो रहा है इसमें जिसके रिगार्डिंग में कि स्पीकर को हटाया जाएगा, तो उस स्पीकर में ये पार्टिसिपेट तो कर सकते हैं, पर उसमें वोटिंग कोई ऐसा राइट नहीं होता है इनका पूरी तरह से, मतलब उस प्रोसीडिंग में पार्टिसिपेट ये कर सकते हैं। जैसे कि कई बार होता है ना कि सेशन चल रहा है तो उसमें वोट इक्विवेलेंट हो गए, तो इक्विवेलेंट में इनका एक इनका वोट होता है कि वोट दे सकते हैं, तो ये वहाँ पर फंक्शन नहीं होता, ये उनका खत्म हो जाता है जब इनका ऊपर इंक्वायरी मतलब पूरा चल रहा है फंक्शन। डिप्टी स्पीकर का बेसिकली यही है इसमें। यही याद रखना कि इसमें कैसे अपॉइंटमेंट होती है। प्रेसिडेंट इसकी डेट डिटरमाइन करेंगे कि कभी का इलेक्शन होगा, प्रेसिडेंट करते हैं वो, याद रखना इसमें। और 5 ईयर का कैसे है वो बताइए। सर डिप्टी स्पीकर और स्पीकर जो है वो मेंबर ऑफ लोकसभा होंगे। यस, बिना लोकसभा मेंबर कैसे, मतलब देखिए बिना लोकसभा नहीं, तो हाँ, मेंबर होंगे तभी वो स्पीकर और डिप्टी स्पीकर चुने जाएंगे, लेकिन मतलब स्पीकर और डिप्टी स्पीकर होने के बाद भी मेंबर माने जाएंगे नहीं माने जाएंगे वो मेरा। क्यों नहीं मेंबर माने जाएंगे, माने जाते हैं। अच्छा, ओके, थैंक यू। सर वोटिंग राइट होता है कि नहीं उनके पास? वोटिंग राइट होता है वो उस कंडीशन में जहां पर पूरे दोनों के मतलब दोनों से जो ऑपोजिशन पोजीशन में है दोनों है 50-50% वोट हो गए, तो वहां पर इनका एक वोट होता है, उस कंडीशन में दे सकते हैं जहां पर वोट बराबर हो चुके हैं। ठीक है, ठीक है, मैं आगे। इसमें बाद आपका होता है लोकसभा स्पीकर डिप्टी स्पीकर के बारे में इतना ही, ज़्यादा इसमें इतना जानने का नहीं है। राज्यसभा चेयरमैन के बारे में हम देखेंगे। राज्यसभा जो कि चेयरपर्सन है, इसमें काफ़ी चीज़ हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं, तो मैं उसमें बता रहा था आपको। राज्यसभा, ये पीडीएफ आपके पास पहुंच चुकी है ना। यस सर। और चेयरपर्सन, इसमें हम देखेंगे क्या देखना है इसमें। इन द राज्यसभा वाइस प्रेसिडेंट, आपको पता ही है कि वाइस प्रेसिडेंट एक्स ऑफिसर चेयरपर्सन होते हैं, पदेन सदस्य जिसको हम बोलते हैं किसके, राज्यसभा के। तो यहाँ पर राज्यसभा का ये रोल होता है, हाउएवर टू टेक केयर ऑफ इट्स डे टू डे अफेयर एंड टू प्रिसाइड ओवर द सेशन इन द एब्सेंस ऑफ द चेयरपर्सन, दैट इज वाइस प्रेसिडेंट। ए मेंबर ऑफ द हाउस इटसेल्फ इज चूजन इंटरनली बाय द राज्यसभा एज डिप्टी चेयरपर्सन ऑफ द हाउस। डिप्टी चेयरपर्सन भी उसमें चुने जाते हैं अगर उनकी एब्सेंट होती है तो उसमें। और उसमें अगर कोई एब्सेंट है तो उसके लिए नया उसमें चुन लेंगे, उसमें कोई इतना वो नहीं है। पोजीशन इन अदर कंट्रीज, ये आप छोड़ देना, पूरा पॉइंट आपके लिए रिलेवेंट नहीं है, मार्क कर लेना आपको। ये एक चीज़ और मैं बता, चलो ठीक है बाद में बताते हैं।
और इसमें भी वोटिंग का सेम प्रोसीजर है, ये सी मतलब जहाँ पर वोट पूरे बराबर हैं दोनों मेंबर के, तो वहाँ पर ये स्पेशल इनका वोट दे सकते हैं, यहाँ पर वोटिंग राइट इनके पास भी होता है। बाकी इसमें वही चीज़ है कि आपका वही सैलरी, वही अलाउंसेस, कैसे कॉन्सुलेट फंड ऑन इंडिया पे हैं, वो सब चीज़ें नॉर्मली हैं, डिस्क्रिप्टिव हैं। और क्वेश्चन इतना ही था इसमें, कितना ज़्यादा है नहीं आपका इसमें रीडिंग करने के लिए। मैंने इसे पूरे नोट्स में भी देख लिया और अलग से भी देख लिया इसमें। हाँ, इसमें लीडर ऑफ पोजीशन कौन होता है आपको पता ही होगा, प्राइम मिनिस्टर आपके। ये कहाँ से ड्राइव है ना, तो इसमें होता कहाँ से है, ये लोकसभा के जो रूल्स हैं उसमें कहा जाता है, ये कोई इसमें कॉन्स्टिट्यूशन में वो नहीं है कि लीडर ऑफ ओपोजिशन या पोजीशन में कौन होगा, ये आपके रूल्स होते हैं उसी में सीधा होते हैं। कोई भी मंत्री जो, ठीक है सुधन, इतना याद रखना बस कौन होता है प्राइम मिनिस्टर। और ओपोजिशन का लीडर में, हाँ ओपोजिशन की वाली कंडीशन आप देख लेना, ओपोजिशन की कंडीशन क्या है, आप किसी को पता है कौन हो सकता है ओपोजिशन का लीडर, और इस टाइम कोई है तो बताइए, लीडर ऑफ ओपोजिशन। अधीर रंजन चौधरी है शायद। कंफर्म? नहीं सर, खड़गे सर अभी कह रही है। लोकसभा में वो पूछी थी। लोकसभा के हैं शायद वो, और खड़गे हैं शायद वहाँ के। ठीक है मैं बता देता हूँ आपको, राज्यसभा के। वो आप देखें ना। लेकिन एक इसमें कंडीशन इसकी यही है कि कोई भी लोकसभा ओपोजिशन लीडर ऑपोजिशन बनने के लिए उसकी कोई कंडीशन है वो 1/3 वोट होना चाहिए। तो 545 जब तक था तो उसमें कितनी सीट होनी चाहिए थी, 55। 55 क्या थी पिछली बार, किसी के पास, बीजेपी के पास एक रूलिंग पार्टी थी, उसके बाद किसी के पास 55 सीट ही नहीं थी, तो वहां पर लीडर ऑपोजिशन 2019 तक कोई था ही नहीं, क्योंकि 1/10 सीट होनी चाहिए, तो वहां पर कोई था ही नहीं, तो इसलिए कोई भी वहां पर लीडर ऑपोजिशन नहीं था, ये इसकी कंडीशन है, यहाँ पर देख लेना आप लोग। जो ऑपोजिशन में सबसे बड़ी पार्टी है उसमें कम से कम 55 सीट होनी चाहिए, 1/3। और 1965 में इसको फर्स्ट टाइम इसको रिकग्निशन मिला था लीडर ऑफ सर ऑपोजिशन राज्यसभा को। में कितनी होनी चाहिए? राज्यसभा में ऐसी कोई उसमें वो कंडीशन नहीं है आई थिंक, राज्यसभा में कोई कंडीशन नहीं है ऐसी कितनी अपोजिशन, क्योंकि यहाँ पर देखिए इलेक्शन होता है, वहाँ डायरेक्ट है, वहाँ इनडायरेक्ट इलेक्शन का है, इस तरह से। सर पीएम को कुछ बताया था आपने भी। लीडर ऑफ पोजिशन मतलब रूलिंग पार्टी का जो चेयर हेड होगा वो आपका यहाँ पोजीशन में जो है उसका हेड होगा, एक तरह से जैसे लीडर ऑफ पोजीशन होता है ना, उसी तरह से पोजीशन में जो है उसका हेड। ठीक है, इसमें आपका फिर है सेशन ऑफ पार्लियामेंट। ठीक है, उसके बाद आपका सेशन ऑफ पार्लियामेंट आएगा। ये बहुत से छोटे छोटे टॉपिक है, इतने ज़्यादा इनसे क्वेश्चन नहीं आते, इसलिए इसको इतने डिटेल में नहीं करवा रहा हूँ, अभी डिटेल वाला पॉइंट आएगा। सेशन ऑफ पार्लियामेंट कहाँ पर है, इसमें किसी को आइडिया कोई? मैं लिखा था भूल गया, ये है पेज आपका। नंबर 9 है सर। ठीक है मेरी, ठीक है। सेशन ऑफ पार्लियामेंट, जैसे कि एक तो मैंने आपको बताया था कि सेशन जो पार्लियामेंट में कैसे वहां पर होता है, वो पूरा वो वाला टाइप जिसमें पूरी एक प्रोसीडिंग होती है एक वनडे की, जिसमें कि 11th क्वेश्चन आर हो गया आपका, 0 आर हो गए, और पूरा सेशन हो गया, एजेंडा हो गया, वो एक डिस्कशन है। तो यहाँ पर कैसे सेशन होंगे उसके बारे में बताया गया कि सेशन कब कब, उसमें कितने डिफरेंस है, गैप कितना है उसका। सो वेन एवर, इसमें देखिए सेशन ऑफ पार्लियामेंट में पढ़ेंगे हम, whenever either of the house meets for the conduct of its business, its business means the conduction of the functioning for the period it meets, it's called a session. House to meet for the conduct of its business, जो इसके एजेंडा होते हैं, बिल होते हैं, कोई रूल्स रेगुलेशन उसके लिए हैं, तो वहां पर मीट गए विथ नॉट मोर देन 6 मंथ गैप, 6 मंथ के गैप से ज्यादा नहीं होना चाहिए, ये कॉन्स्टिट्यूशन में आपका मेंशन है। द प्रेसिडेंट कैन समन आइदर ऑफ द हाउस फॉर द कंडक्टिंग ए सेशन, और हमारे यहाँ पर कितने सेशन हो जाते हैं, 3 सेशन हो जाते हैं, तो इसका मतलब 6 मंथ के अंदर अंदर में हो जाता है। दस द पार्लियामेंट मस्ट नेसेसरली मीट्स एटलीस्ट 2 टाइम ए ईयर, 2 टाइम ईयर है, लेकिन हमारे यहाँ 3 टाइम ईयर हो जाता है, लेकिन कितना इफेक्टिव होता है वो बात अलग है।
एज पर द कन्वेंशन 3 सेशन आर कंडक्टेड बाय द इंडियन पार्लियामेंट इन अ ईयर, ठीक है ना। तो आप ये आप रिमेंबर रखना कि पार्लियामेंट मस्ट नेसेसरली मीट एटलीस्ट 2 टाइम ए ईयर, और कन्वेंशन क्या है हमारे यहाँ 3 टाइम ईयर। बजट सेशन बिटवीन फरवरी एंड मई, ये बजट सेशन का टाइम है आपका, जो ईयर के शुरू से होगा आपका। फिर आता है मॉनसून सेशन बिटवीन जुलाई एंड सितंबर, जो कि आपका होने वाला है अभी। फिर विंटर सेशन आता है आपका नवंबर एंड दिसंबर। 3 सेशन होते हैं आपके, कौन कौन से, याद रखना ये बजट और ये। फिर आता है प्रोरोगेशन, ये बिल्कुल इसी सेशन में कैसे जो है पूरी कंडक्टिंग होती है बिजनेस की, उससे कैसे इफेक्ट करते हैं उसके रिगार्डिंग में चीजें दी गई हैं। प्रोरोगेशन क्या होता है कि देखिए इसमें प्रोरोगेशन ऑफ द हाउस एसेंशियली मींस द टर्मिनेशन ऑफ द सेशन ऑफ द हाउस। टर्मिनेशन ऑफ द सेशन ऑफ द हाउस, ये बिल्कुल हेड टू हेड इसकी वर्डिंग पूरी ऐसी की ऐसी याद रखना आपको, क्योंकि इनसे कई क्वेश्चन आते हैं। द नोटिस ऑफ द प्रोरोगेशन इशू बाय द स्पीकर और द चेयरपर्सन ऑफ द हाउस, लोकसभा और राज्यसभा में जैसे भी कंडीशन हो। After a session is ended, the presiding officer adjourns the house in a day, that is with no appointed date, for resuming the house, and then after a few days the notice is issued. ये देख लीजिए, पूरी तरह से एक सेशन का जो कहते हैं ना कि सत्र बिल्कुल समाप्त हो गया, तो वहां पर इसको समाप्त हो जाता है, एंड हो जाता है इसका। हाउएवर द हाउस ऑफ पार्लियामेंट कैन आल्सो बी एडजर्न और प्रोरोग्ड व्हेन इन सेशन, सेशन में है जब भी हो सकता है, उसमें ऐसी कोई कंडीशन है। दिस इज प्रोवाइड अंडर आर्टिकल 85(2) ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। ये आपको आर्टिकल रिमेंबर करने की याद नहीं है, लेकिन प्रोरोगेशन क्या होता है, टर्मिनेशन ऑफ द सेशन ऑफ द हाउस, ये याद रखना आप लोग। इसके बाद आपका आता है डिसोल्यूशन। डिसोल्यूशन क्या होता है, परमानेंट, और इसका आर्टिकल थोड़ा रिमेंबर रखना आप। आर्टिकल 85, द पावर ऑफ डिसॉल्व द लोकसभा इज प्लेस्ड विद द प्रेसिडेंट इन इंडिया इन अकॉर्डेंस विद आर्टिकल 85 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। टू केसेस दिए हुए हैं, टू केस डिसोल्यूशन ऑफ द लोकसभा इज पॉसिबल when the term of the Lok Sabha, that is 5 year, complete and it is dissolved by the leader of the ruling party. टर्म कंप्लीट हो गया तो अपने आप ऑटोमेटिकली डिसॉल्व हो जाएगी। Second, when the government loses the majority and floor test is about to happen, in that case the president can dissolve the house. ये भी कंडीशन है, जब उसमें लगता है कि वहां पर पूरी कोई ऐसी चांसेस नहीं है इनके मेजोरिटी में, वहां पर भी डिसॉल्व हो सकता है। And it's completely different from adjournment and prorogation. Resolution means the end of the term. The part देखो ये है, ये different from adjournment or prorogation, as dissolution means the end of the term of the particular लोकसभा। मतलब डिसोल्यूशन क्या हो जाएगा, जिसमें आपका उसको कहते हैं विघटन। विघटन मतलब बिल्कुल समाप्त हो जाएगी, एक न्यू इलेक्टेड कहीं ना कहीं से दोबारा वो जो लोकसभा है वो कहीं इलेक्ट होगी दोबारा। बाकी वो जो प्रोरोगेशन है वो आपका एक सेशन के लिए होता है पार्टिकुलरली, जैसे ही बजट सेशन का एंड हो जाएगा वैसे। इफेक्ट ऑफ डिसोल्यूशन ऑफ बिजनेस ऑफ पेंडिंग इन द हाउस, ये थोड़ा याद रखना आप लोग, आर्टिकल नहीं रिमेंबर करना जो मैं बता रहा हूँ। इट स्टेट्स दैट व्हेनेवर द लोकसभा इज डिसॉल्व, बी इट आफ्टर कंप्लीटिंग इज होल टर्म और मिडवे, ऑल द बिजनेस विच इंक्लूडिंग, देखिए बिजनेस का मतलब क्या है इसमें बताया गया, विच इंक्लूड बिल्स, नोटिस, पिटिशंस, मोशंस एटसेट्रा डू लैप्स। मतलब कोई भी जो ऐसे बिल्स हैं पेंडिंग है सब लैप्स हो जाएंगे जब डिसोल्यूशन लोकसभा का हो जाएगा खत्म। When a new Lok Sabha is elected and it begins with its sitting, all the motion bills and notice need reintroduce। मतलब जो भी पेंडिंग थे, मतलब ऐसा नहीं, मतलब मान लो गवर्नमेंट भी थी, जैसे रूलिंग गवर्नमेंट है अभी कंडीशन में, दोबारा भी आ गई तो तब भी उनको दोबारा वही मोशंस, वही बिल्स, वही पूरी प्रोसेस शुरू करनी होगी। ऐसा नहीं हो सकता कि हम दोबारा गवर्नमेंट मांगे तो वहीं से शुरू हो जाए, नहीं, पूरी तरह से उसको शुरू करनी होगी। ये इसमें मेजरली डिफरेंस है। और इसके बाद आपका है एडजर्नमेंट। एडजर्नमेंट में एक पर्टिकुलर टाइम के लिए होते हैं, जैसे किसी में दिन एक सेशन चल रहा है उसमें कोई भाग्य शोर शराबा हंगामा हो गया काफी, तो वहाँ पर एडजर्नमेंट कर ली जाती है। और ये कौन करता है ये भी याद रखना, इसमें जो भी प्रिसाइडिंग ऑफिसर होंगे दोनों सेशन में वही करेंगे और कोई नहीं। और इसमें कोई भी जैसे कोई बिल आ रहा है तो उस पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है, दोबारा कंटिन्यू वहाँ पर हो जाता है। प्रोरोगेशन किसके थ्रू होता है, प्रेसिडेंट के थ्रू, ये भी चीजें आप याद रखना। फंक्शन हो गया आपका, सेशन हो गया पार्लियामेंट का, ठीक है। अच्छा, कोरम कितना होता है पार्लियामेंट में, किसी भी कोई मीटिंग हो रही है या सेशन में लाना है, कुछ कितने मेंबर उसमें होने चाहिए, कोरम का मतलब 1/10 1/10 ठीक है 110 याद है आपको। इसमें इसके अलावा आपका जो है डिप्टी स्पीकर, लोकसभा स्पीकर, प्रोरोगेशन हो गया है।
अब इसके बाद मैं आपको कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट्स पे ले जाता हूँ सीधा। ये वो पीडीएफ है जिसके बारे में बात कर रहा था, इसको मैं क्लास के बाद डिस्कस करूंगा, लेकिन इसमें मतलब जो कल डिस्कस हो चुके हैं उसी चीज़ को मैं दोबारा कैसे बताऊंगा, जो मैंने नोट डाउन किया है, क्यों लिखा है, कहाँ पर, किस चीज़ को, उसके बारे में बताऊंगा। लेकिन इसमें कुछ न्यू चीज़ है, उसके बारे में आज हम डिस्कस करेंगे जो कल डिस्कस नहीं हुई थी। तो यहाँ से हम शुरू करेंगे बजट से, जो आपका काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, इसमें काफ़ी चीज़ें डिस्कस करनी है और काफ़ी ध्यान से देखना है इस चीज़ को। कोई भी क्वेश्चन हो उसमें आप पूछ लेना। अच्छा, उस अभी तक जितना उसमें सेशन वाले में है उसमें कोई क्वेश्चन, फिर इसको हम शुरू करें सेशन के रिगार्डिंग में, क्योंकि वो लिफ्ट स्पीकर स्पीकर लोकसभा एक ऐसे राज्यसभा, उसमें सिंपल है, उसमें कितना कुछ है नहीं उसमें ज़्यादा। इंपॉर्टेंट इंटरेस्टिंग पॉइंट अब है जो समझने वाला है डिस्कशन का। आई होप नो क्वेश्चन, देन आई विल प्रोसीड। यहाँ पर बजट है, बजट के बारे में कॉन्स्टिट्यूशन में डिफाइन नहीं है, कहीं बजट का वर्ड नहीं यूज किया गया है, और ऑफ यू नो वेरी वेल। तो यूज किया गया है फाइनेंशियल स्टेटमेंट, लेकिन हमने यहाँ बजट लिखा है, ठीक है, क्यों लिखा है उसके बारे में बताएंगे। अब देखिए बजट क्या है, जो आपका फाइनेंशियल स्टेटमेंट है वो कहाँ आता है, आपको सबको पता है, लोकसभा में आता है। और कौन लाता है, फाइनेंस मिनिस्टर। याद रखिए फाइनेंस मिनिस्टर ही उसको टेबल करते हैं, कहाँ पर, लोकसभा में। जब लोकसभा में उसको टेबल पर आएगा उसके बाद इसमें क्या होगा, इसके ऊपर डिस्कशन होगा, चर्चा जिसको हम कहते हैं, डिस्कशन होगा। डिस्कशन के टाइम कुछ टाइम के डिस्कशन होता है। डिस्कशन के बाद क्या किया जाता है कि जो सेशन चल रहा होता है उसको एडजर्न कर लिया जाता है। एडजर्न कर लिया जाता है, फिर उसमें होता क्या है, एडजर्न क्यों किया जाता है, जो बजट के वेरियस प्रोविजंस होते हैं उसको डिपार्टमेंटल कमेटी को रेफर कर दिया जाता है। क्यों किया तो बताते हैं। डिपार्टमेंटल कमेटीज होती हैं जो कि 1993 में फॉर्म की गई थी। कितनी कमेटीज होती हैं ये याद रखना, 24 कमेटीज होती हैं। डिपार्टमेंटल कमेटी को रेफर कर दिया जाएगा, एडजर्न हो जाएगी, डिपार्टमेंटल कमेटी रेफर। 24 कमेटी होती हैं। 24 कमेटी में 16 कमेटी जो आपकी होती हैं लोकसभा की होती हैं, 8 कमेटी होती हैं आपकी राज्यसभा की, और हर कमेटी में 31 मेंबर होते हैं। याद रखना, इसमें थोड़ा को देख लेना, फिर बार बार 2-3 बार कैसे कैसे है इसमें कर रखा मैंने। There are 24 committees, 16 related to the Lok Sabha, 8 related to the Raj Sabha, and each committee consists 31 member, and in this 31 member, 21 from Lok Sabha plus 10 from Raj Sabha। दोबारा बोल रहा हूँ मैं, 24 कमेटी है, लोकसभा से 16 कमेटी है, 8 कमेटी है आपकी राज्यसभा से, और हर कमेटी में 31 मेंबर होंगे, और 31 मेंबर में 21 मेंबर आपके लोकसभा से होंगे, 10 मेंबर आपके राज्यसभा से होंगे। ये आपका कमेटी है जो कि बजट डिपार्टमेंटल कमेटी को भेज दिया जाता है। कब से शुरू हुआ है, 94 में ये हो जाता है। डिपार्टमेंट कमेटी का भेज हो जाता है, लेकिन इसका वर्क क्या होता है, इसका वर्क करना होता है कि ग्रांट को एग्जामिन करना। जो वेरियस जैसे वेरियस डिपार्टमेंट है, जैसे कि मान लीजिए फाइनेंस मिनिस्ट्री है, एजुकेशनल मिनिस्ट्री है, इन्होंने ग्रांट मांगी, भाई हमें इतना इस फील्ड में वर्क करना है, इतना इस चीज में हमें इनोवेशन करना है, रिसर्च के लिए पैसा चाहिए, तो उस ग्रांट के पूरा एग्जामिन करता है, उसको चेक करता है, उसकी पूरी जांच करता है, एग्जाम कह सकते हैं, उस चीज के वर्क करते हैं डिपार्टमेंट कमेटी। और डिपार्टमेंट कमेटी के इसके बाद क्या करती है, वर्क होता है एनुअल रिपोर्ट एग्जामिन। जो एनुअल रिपोर्ट आती है, इसको हम वार्षिक रिपोर्ट कहते हैं, उसको हम एग्जामिन करना इनका वर्क होता है। जब इन दोनों को एग्जामिन कर लेती है तो उसके बाद क्या करती है, दोबारा रिपोर्ट आपको लोकसभा में टेबल करती है, और इसको टेबल कौन करेगा, बाय फाइनेंस मिनिस्टर अगेन। यहाँ से हमने शुरू किया था, दोबारा रिपीट कर रहा हूँ मैं इसको। बजट लोकसभा ओनली बाय प्राइम मिनिस्टर, डिस्कशन आफ्टर दिस एडजर्न फॉर सर्टेन टाइम। बजट डिपार्टमेंटल कमेटी के पास जाएगा, डिपार्टमेंट कमेटी क्या करेगी, ग्रांट का एग्जामिन, एनुअल रिपोर्ट को एग्जामिन करेगी। फिर इसके बाद क्या होता है, ये टर्म, अब यहाँ से टर्मिनोलॉजी कुछ स्टार्ट हो रही है, इसको रिमेंबर रखना, याद रखना, किसी भी तरह का करना बहुत इंपॉर्टेंट है। वोट एंड अकाउंट, वोट एंड अकाउंट में कितना पैसा निकाल लिया जाता है, तो वोट एंड अकाउंट्स में आपको, इसको हम आई थिंक लेखानुदान कहते हैं हिंदी में, लेखानुदान याद रखना, इसने पढ़ा है। वोट एंड अकाउंट लेखानुदान, इसमें होता है क्या, 1/6 अमाउंट ड्रॉप बिफोर बजट पास, मतलब बजट पास नहीं हुआ है अभी, मतलब जो आपके थोड़े बहुत एक्सपेंसेस हैं, इमरजेंसी सिचुएशंस आ सकती हैं कई बार, और बजट पास होने में टाइम लगता है, तो उसके लिए 1/6 अमाउंट जो ड्रॉ कर लिया जाएगा बिफोर बजट पास, इसी को हम कहते हैं वोट ऑन अकाउंट और लेखानुदान। फिर इसके बाद होता क्या है कि मतलब यहाँ पर टेबल में चेक कर दी,
अब यहाँ पर जो वेरियस मिनिस्ट्रीज हैं उन्होंने क्या किया, ग्रांट की डिमांड करी है, भाई इतना इतना हमें ग्रांट चाहिए इस फंक्शन के लिए, एनुअल एक्सपेंडिचर के लिए। ग्रांट किससे डिमांड करिए, एनुअल एक्सपेंडिचर, जो कि वेरियस डिपार्टमेंट करेंगी, किस कहाँ पर करेंगे, लोकसभा में। डिमांड क्या है, इट इज अ फाइनेंशियल कंट्रोल ओवर लोकसभा और गवर्नमेंट, मतलब फाइनेंशियल डिमांड जब होती है कि मतलब वहां पर पास करना होता है, तो एक तरह से इंस्ट्रूमेंट है जो कि गवर्नमेंट की एक्सरसाइज को, गवर्नमेंट के फंक्शन को कंट्रोल करता है, क्या ग्रांट पे जो इसको डिमांड होती है। के बाद क्या होगा आपका, गिलोटिन, सेकंड वर्ड याद रखना, अभी तक मैंने बताया यहाँ पर वोट एंड अकाउंट एंड ग्रांट डिमांड, एंड थर्ड टर्म आता है आपका गिलोटिन। गिलोटिन क्या होता है, इफ डिमांड ऑन ग्रांट पास विदाउट डिस्कशन ड्यू टू लैक ऑफ टाइम, जैसे कि कई बार सेशन में चल रहे हैं लोकसभा है, उसके बाद उसमें इतना टाइम नहीं है कि उस पर पूरी तरह से डिस्कशन एंड डिबेट कर सके, तो उसमें क्या होता है कि जब आप बिना डिबेट एंड बिना डिस्कशन के कोई चीज पास हो जाती है, ग्रांट पास हो जाए बेसिकली, उसको हम गिलोटिन कहते हैं, GUILLOTINE, गिलोटिन। लैक ऑफ टाइम, इफ डिमांड ऑन ग्रांट पास विदाउट डिस्कशन ड्यू टू लैक ऑफ टाइम, इसको हम गिलोटिन कहेंगे। अगर पास नहीं हुआ तो क्या होगा, पास नहीं होगा तो भाई मेरे गवर्नमेंट में रिजाइन, क्योंकि भाई गवर्नमेंट का एक तरफ पूरा मेजोरिटी है, तो पास होना तो ऑब्वियसली नेचुरल फॉर्म है, पास नहीं होता तो मैं रिजाइन करना पड़ जाएगा गवर्नमेंट को, क्योंकि इसका मतलब है अगर आप लोकसभा का गिलोटिन मतलब इसको पास नहीं करवा पा रहे, ग्रांट की डिमांड को पास नहीं करवा पा रहे, इसका मतलब आपके पास मेजोरिटी नहीं है, तो यू हैव टू रिजाइन दिस फ्रॉम पार्लियामेंट। आपके पास ये पूरा यहाँ तक होता है, ये बजट का कैसे प्रोसेस है, इसमें कुछ मोशंस आते हैं, इसको हम कटौती प्रस्ताव कहते हैं, कट मोशन कहते हैं। कट मोशन में होता क्या है, 3 टाइप के मोशन आएंगे, याद रखना इसमें, बिल्कुल ऐसे ही मैंने इसको अलग अलग सोर्स से बिल्कुल बिल्कुल आपके लिए बिल्कुल सॉर्ट कर दिया है, इसलिए मैंने उसमें भी जो बहुत इंपॉर्टेंट है उसको मैंने यहाँ पर नोट्स में कुछ रेटिंग में आपको मेंशन किए हैं इसमें। कट मोशन 3 टाइप, देयर आर 3 टाइप ऑफ मोशन इन द कट मोशन। फर्स्ट इज डिसअप्रूवल ऑफ पॉलिसी कट मोशन। डिसअप्रूवल ऑफ पॉलिसी कट मोशन क्या है, कैसे है, बहुत ज्यादा डीप में नहीं जाना है, बस इतना रखना, अमाउंट ऑफ द डिमांड बी रिवन रिड्यूस टू रिवन, मतलब अमाउंट जितने की, मान लीजिए किसी ने 1 लाख करोड़ की डिमांड करी किसी फंक्शन के लिए, पॉलिसी कट मोशन आया, डिसअप्रूवल ऑफ पॉलिसी कट मोशन, और इसको उन्होंने कर दिया रिड्यूस करके, उन्होंने डिमांड करी कि इसको कर दिया जाए 1 रुपए केवल, ये होता है आपका डिसअप्रूवल ऑफ पॉलिसी कट मोशन। सेकंड मोशन आता है आपका इकोनॉमिक कट मोशन। इकोनॉमिक कट मोशन में मतलब होता है कि जैसे ही मान लीजिए किसी ने डिमांड करी, मैंने वही एग्जाम्पल 1 लाख करोड़ का, तो उसमें कहा जाता है कि कुछ कम कर दीजिए अमाउंट को, एक तरह से लमसम अकाउंट कर दीजिए, अमाउंट ऑफ डिमांड बी रिड्यूस बाय स्पेसिफिक अमाउंट, एक स्पेसिफिक अमाउंट दिया जाता है उसको करना, इकोनॉमिक कट मोशन में इसको कहा जाता है। थर्ड आता है आपका टोकन कट मोशन। व्हाट इज द टोकन, अमाउंट रिड्यूस बाय 100, मतलब 100 रुपए का इसमें अमाउंट रिड्यूस होता है, बस इन चीजों में डिफरेंस करना, उसमें रिड्यूस करके 1 रुपए तक ले आना। और सेकंड में आता है आपका स्पेसिफिक अमाउंट इकोनॉमिक कट मोशन में। थर्ड आता है आपका टोकन कट अमाउंट। टोकन कट अमाउंट में क्या होगा आपका, रिड्यूस बाय 100। सर इकोनॉमिक कट मोशन का एग्जांपल। इकोनॉमिक कट का, ठीक है, इकोनॉमिक कट में देखिए ऐसा होता है, जैसे कि मान लीजिए आपने किसी पर्पस के लिए, इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए 50,000 मतलब मान लीजिए 1 लाख रुपए की डिमांड करी, ठीक है, 1 लाख रुपए अगर दूसरी ऑपोजिशन पार्टी है उसमें मोशन लाती है इकोनॉमिक मोशन, तो उसमें आपने कहा कि भाई इसके डिमांड बहुत ज्यादा मांगी गई है, बहुत ज्यादा एक्सेस फंड हो रहा है इसके लिए, तो वो क्या करेगी भाई 1 लाख के जगह वो कहेगी इसको 50 लाख के 50,000 किया जाए, तो वहां पर उसको इकोनॉमिक मतलब एक तरह से स्पेसिफिक अमाउंट जो लमसम अमाउंट से काट लिया जाए, मतलब पूरी सर्टेन अमाउंट ना दिया जाए, उसका ये एग्जाम्पल हो सकता है, ठीक है। ओके सर। इसके बाद आपका आता है इसी में, ये मैंने बताया था जैसे कि हर मिनिस्ट्री आपकी डिमांड और ग्रांट करती है, इसके साथ ही जब डिमांड और ग्रांट की डिमांड की जाएगी, उसको रिपोर्ट जो है कहाँ की जाएगी, लोकसभा में टेबल पर लाई जाएगी डिमांड की, जब भी बिल आते हैं। अब यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट टर्म आती है, वो होता है आपका एप्रोप्रिएशन बिल, इसको हम कहते हैं विनियोग विधेयक, जो आपने कभी कई बार न्यूज में सुनते होंगे। एप्रोप्रिएशन बिल क्या होता है, विड्रॉ फ्रॉम फंड फ्रॉम कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया, मतलब अभी तक आपकी डिमांड पूरी चल रही है, मतलब डिमांड आपके अकाउंट में पैसे नहीं गए हैं, अभी भी यहाँ पर मिनिस्ट्री को अलॉट नहीं हुए मतलब फंड पूरा तरह से। जब एप्रोप्रिएशन बिल, विनियोग विधेयक जिसको हम कहते हैं, जब ये पास हो जाएगा तब आप विड्रॉ फंड फ्रॉम कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया, तो यहाँ पर कोई अमाउंट जो है आपकी मिनिस्ट्री में चली जाएगी, इसी को हम कहते हैं जब ये बिल पास हो जाएगा, विनियोग विधेयक पास हो गया, तो मतलब इसका मतलब आपके अमाउंट फंड जो है
आपकी मिनिस्ट्री में फंड चला जा चुका है। विड्रॉ फंड फ्रॉम कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया, एप्रोप्रिएशन बिल इसको हम कहते हैं। पास मनी गोस टू मिनिस्ट्री, हाँ ये पास हो गया आपका, तो मनी कहाँ जाएगी, मनी गोस टू मिनिस्ट्री, मिनिस्ट्री में मनी जा चली जाएगी यहाँ पर। अब यहाँ पर आपका आता है 110। ये बजट का अभी तक मैं बता रहा था, इसमें कैसे कैसे होता है बजट में, कैसे मिनिस्ट्री होती है, उसमें कैसे कट मोशन लाए जाते हैं, कैसे उसका एप्रोप्रिएशन बिल जब आता है तो वहां से मतलब एक्सपेंडिचर का आपका रास्ता क्लियर हो चुका है। अब आप बताइए इसमें कोई क्वेश्चन हो बजट से रिलेटेड में। इंटरेस्टिंग पॉइंट है, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, कोई कंफ्यूजन हो पूछ सकते हैं आप यहाँ पर। ठीक है, फर्स्ट टाइम तो नहीं पढ़ रहे ये सब चीजें। ये आपको आता है मनी बिल, 100 आर्टिकल 10। ये बेसिकली आपसे ज्यादातर एग्जाम में यही पूछा जाएगा आपका। कुछ इसमें जो मैंने इसमें लिखा रखा मनी बिल कौन से आर्टिकल में है, तो 110 मनी बिल। विड्रॉ मनी फ्रॉम कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया, CFI यहाँ पर लिख रखा है, मतलब कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया से मनी निकल जाएगी तो उसको हम कहते हैं मनी बिल। मनी बिल मनी बिल, हाँ ये मनी बिल है बेसिकली। मनी बिल कौन डिसाइड करता है कि वेदर इट इज बिल ऑफ द मनी बिल और नॉट, इट इज डिसाइड बाय द लोकसभा स्पीकर। मनी बिल के रिगार्डिंग में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। देयर विल बी नो जॉइंट सेशन रिगार्डिंग मनी बिल, जॉइंट सेशन नहीं होते हैं किसके बिल में, नो जॉइंट सेशन रिगार्डिंग मनी बिल। और कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट बिल में भी कोई जॉइंट सेशन नहीं है। और राज्यसभा का, हाँ इसमें राज्यसभा की पोजीशन कैसी है, तो राज्यसभा की मनी बिल के रिगार्डिंग में सेकेंडरी पोजीशन है, मतलब इसमें कोई ऐसी डायरेक्ट पोजीशन नहीं है इसमें, तो मतलब ये केवल 14 डेज के लिए या तो उसको अपने पास रोक सकता है। सेकंड क्या है, इसमें अमेंडमेंट कर सकता है, अमेंडमेंट मतलब उसको रिकमेंड कर दिया कि ये अमेंडमेंट किए जाए। लोकसभा के ऊपर है वो उस अमेंडमेंट को माने या ना माने। वो बिना अमेंडमेंट के साथ भी उसको पास कर देगी, बिना डिनाई भी कर देगी तब भी पास हो जाएगा। ज्यादा से ज्यादा राज्यसभा की इसमें पावर क्या है, 14 डेज का उसको रोक सकती है, उसके बाद ये ऑटोमेटिक अपने आप पास हो जाएगा। ये आपका था मनी बिल। क्वेश्चन नहीं है, ठीक है। अच्छा इस PDF में आप लोग चीज देख के बताइए कि इसमें ओहो कट गया क्या। इस PDF में आप लोग देख के बताइए इसमें कुछ आपका रिमेनिंग है, कुछ कोई पॉइंट्स आपको ना बताया गया हो। कोई चीज डिस्कशन इसमें करनी है इस PDF में। ये फर्स्ट वाला छोड़ के स्टेट लेजिस्लेचर को छोड़ के, क्योंकि स्टेट लेजिस्लेचर में कराऊंगा बाद में। देखिए यहाँ की देख लीजिए, कोई नहीं बता रहा हूँ। सर एक बार क्लोजर मोशन बता दीजिए। कौन सा मोशन, क्लोजर, क्लोजर मोशन क्लोजर मोशन कौन सा बताया मैंने, क्लोजर। आपने बताया नहीं ना, जब डिबेट मतलब कट करनी होती है फिर बंद करनी होती है। अच्छा ठीक है, देखिए मोशन कई सा टाइप के होते हैं, मैं समझ गया आपका क्वेश्चन। मोशन कई टाइप के होते हैं, उसमें मैंने जो इसमें कुछ इंपोर्टेंट मोशन बताए हैं क्योंकि इसके रिगार्डिंग बताए थे, और कुछ उसके लास्ट क्लास में कुछ बताए थे। मैं आपको 2-3 मोशन और बता देता हूँ इसमें अभी, इंपोर्टेंट मोशन जो आपके एग्जाम में वैसे ही आते हैं।
तो मेरे पास ये पीडीएफ अभी है नहीं, मैं आपको बता दूंगा, कई सारे मोशन जो अदर भी हैं उसके मैं सेट कर दूंगा की रिगार्डिंग में। ओके। इससे मैं आप कुछ मनी बिल से रिगार्डिंग कुछ एस्पेक्ट बता रहा था, जैसे कि इसमें मनी बिल का मैंने क्या क्या बताया था। और इसमें आर्टिकल 1110 में है जो कि किसी टैक्स के इम्पोजिशन से रिलेटेड है इसका फंक्शन। और जैसे कि इसमें कोई गवर्नमेंट ने फंड ले रखा है, लोन ले रखा है, उससे रिलेटेड होता है इसमें। और इसका फंड का कहाँ से इसको ड्रॉ किया जाएगा, तो ये आपका एप्रोप्रिएशन बिल है, वहीं से जब पास होता है तो वहीं से वो उसका ड्रॉ होता है। कौन कौन से नहीं माने जाएंगे, वो कोई आपका पेनल्टी हो गई या कोई जो आपका लोकल गवर्नमेंट है वहाँ पर टैक्स लगाता है उसको मनी बिल में नहीं इंक्लूड किया जाता है। कोई भी कॉन्सुलेट फंड पे हो रिगार्डिंग में, उसके रिगार्डिंग में है ये। आपने पीडीएफ देखी है ना ये वाली जो मैंने कल सेंड करी थी? मुझे नहीं लग रहा कि इसमें इसमें कुछ ऐसा रिमेनिंग है, क्योंकि लोकसभा राज्यसभा पोजीशन भी हो गया आपका, लोकसभा पूरा कंप्लीट है आपका, टेन्योर भी करवा दिया था, डिस्क्वालिफिकेशन भी हो गई थी, ऑफिस ऑफ प्रॉफिट नहीं हुआ है, रिप्रेजेंटेशन में डिस्क्वालिफिकेशन बताई गई है आपकी, सेशन ऑफ सीट्स भी स्पीकर डिप्टी स्पीकर अभी करवाया है, सेशन भी पार्लियामेंट हो गया है, प्रोरोगेशन डिसोल्यूशन इफेक्ट भी, फंक्शन भी, फंक्शन नॉर्मल है वैसे। ऑर्डनरी बिल ये वही कल वाले जो मैंने बताया था, दो दिन जॉइंट सिटिंग के बारे में, इसके बारे में बताऊंगा अभी मैं। ये मनी बिल जो मैंने अभी बताया था आपको, according to the constitution money bills only require approval from the Lok Sabha, thus in the case of money bill the situation arise for a joint session of the house। मनी बिल में कोई joint ये आप थोड़ा देख लीजिएगा। Distinction between the money bills and a financial bill. The major difference between a money bill and a financial bill is that Rajya Sabha can't amend the money bill, but this is not in the case of the finance bill. Also, a money bill strictly deals only with the provision laid down in Article 110 of the Constitution, while a financial bill can also cover the other provision than taxation and expenditure. Taxation and expenditure से आपका money bill से बाकी other than इसके फॉलो करेंगे हमारे फाइनेंशियल बिल में। ए मनी बिल नीड्स अ सर्टिफिकेशन फ्रॉम द स्पीकर ऑफ द लोअर हाउस, व्हाइल द फाइनेंशियल बिल डजंट नीड एनी सच क्लियरिफिकेशन सर्टिफिकेशन। एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट के बारे में मैंने अभी आपको बताया था, बजट के बारे में जो कि 112 में है। डिस्कशन एंड वोटिंग मैंने अब बताया था आपको, ग्रांट्स की डिमांड होगी, ग्रांट में उसमें वोटिंग होगी। एप्रोप्रिएशन बिल आपको बताया था, इसको विनियोग विधेयक कहा गया हमने। Excess supplementary excess grants are granted to the government when the amount authorized for a particular service by virtue of a law is found to be insufficient. These funds are granted by the President of India. तो इस ग्रांट ऐसे हो जाते हैं जनरल रूप ऑफ प्रोसीजर, ये तो नॉर्मल है। लैंग्वेज का ये नॉर्मल है आपका। सीजी का है ड्यूटीज एंड पावर, ठीक है, तो अलग पॉइंट। ठीक है, मेजर पॉइंट्स में आपके कंप्लीट हो चुके हैं लेजिस्लेचर के, लेकिन इसमें कुछ पॉइंट्स हैं अदर इस डायरेक्ट रिलेटेड नहीं है, उसको मैं बताऊंगा कैसे। कोई क्वेश्चन है किसी का? सर इस टॉपिक से नहीं है, दूसरे टॉपिक से। सर आज मॉक टेस्ट में एक क्वेश्चन आया था, इंडिया हैज अ पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी सिस्टम एज द, मतलब इसका आंसर क्या होना चाहिए? इंडिया हैज द पार्लियामेंट्री सिस्टम एज द, जैसे ब्रिटिश का है, पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी सिस्टम ब्रिटिश एज में भी है।
सर ऑप्शन डिपेंड करेगा ना, ऑप्शन उसमें कैसे हैं। सर फर्स्ट ऑप्शन मेंबर्स ऑफ लोक सभा आर इलेक्टेड बाय द पीपल, सेकंड काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स इज रिस्पांसिबल टू हाउस ऑफ पीपल। सेकंड, यही है आंसर आपका, रिस्पॉन्सिबिलिटी। सर थोड़ा सा एलैबोरेट कर देंगे। देखिए पार्लियामेंट्री, मैं अभी बता देता हूँ क्लास के बाद, ठीक है, रिकॉर्डिंग है क्योंकि ऑन है अभी, ठीक है। ओके सर। मैं भी वही देख रहा हूँ कि अगर इसमें कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है आपका, इस पर कुछ छूटा हो तो मैं डिस्कस कर दूँ, कि काफ़ी बड़ा टॉपिक है। कल भी जो था उसमें मैंने कुछ चीज़ें ऐड करी हैं। अच्छा ठीक है, मैं आपको इसमें एक नया मैं अभी यहाँ पर एक नया टॉपिक, छोटा टॉपिक है, बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है, जो कि आपका एक आध क्वेश्चन कभी कभी उसमें पूछा जाता है। वो है आपका एंटी डिफेक्शन लॉ। मैं यहाँ पर आपको एंटी डिफेक्शन लॉ स्टार्ट कर रहा हूँ। हालांकि वो भी रजिस्ट्रेचर वाले में कुछ पॉइंट्स हैं, मैं उसको बता दूंगा, बहुत छोटे छोटे पॉइंट्स हैं कि अभी थोड़ा मैं सोच रहा हूँ इसके बारे में बता दूँ, एंटी डिफेक्शन लॉ के बारे में, क्योंकि ज़्यादा कन्फ्यूजन हो जाएगी उससे। जितना मैंने अभी तक पढ़ा है उसके रिविजन कर लेना, उतना बेटर रहेगा पहले तो। एंटी डिफेक्शन लॉ बेसिकली इसको हमने इंडियन की जो पार्लियामेंट्री फॉर्म सिस्टम में, इसको जो उसकी जो कमियां थी, उसकी जो लैक्स थी, जो लूपहोल्स थे, उसको कहीं ना कहीं हटाने के लिए हमने इसको एनेक्ट किया। ये कोई एक पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूशन बोर्ड पार्ट में शुरू से नहीं था। इसको हमने 52nd, जो मैं बोल रहा हूँ इसको नोट डाउन कर देना अगर आप कहीं नोट कर रहे हो। 52nd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट के थ्रू 10th शेड्यूल हमने इस लाए, 10th शेड्यूल में इसको जोड़ दिया गया, 10th शेड्यूल में, 52nd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट के 10th शेड्यूल में एंटी डिफेक्शन लॉ। इसी के साथ इसमें 91st कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट में इसमें कुछ और चेंजेस किए गए। 91st कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट में चेंज किए गए। 52nd सबसे पहले कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट आता है, उसमें हमने 10th शेड्यूल ऐड करते हैं। 10th शेड्यूल के बाद 91st कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट में से कुछ चेंज करते हैं। अच्छा, इसका मतलब क्या होता है? जैसे कि एंटी डिफेक्शन लॉ कब रूल होता है, जैसे कि कई बार होता है दल बदलू, हम देख लेते हैं कि एक पार्टी से दूसरी पार्टी में चेंज हो गया, तो उसमें कुछ जैसे कि हॉर्स ट्रेडिंग हो रही थी वहाँ पर, उस चीज़ को हम रोकने के लिए इस बिल को लाते हैं। जैसे कि इलेक्शन के टाइम किसी पार्टी में कुछ सीट्स कम हैं, मेजोरिटी से कम कम जा रहे हैं, तो वहाँ पर उसको पैसे का लालच देके वहाँ पर इसको इंक्लूड करने की सोचते थे। अब इसमें कुछ रूल्स हैं, जैसे कि कब वहां पर ये रूल फॉलो होगा, एंटी डिफेक्शन को लो कब एक्ट वहां पर इम्पोज होगा। तो उसके लिए आपकी पहली कंडीशन है कि जिस पार्टी से वो इलेक्ट हुआ है वो उस अगेंस्ट उसके जो रूल्स हैं, जैसे कि विप जारी करता है ना, वो विप जारी हुई है कि मेंबर ऑफ पार्लियामेंट को इस दिन वोटिंग करनी है, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट को इस दिन प्रेजेंट होना है सेशन में, इस बिल के ऊपर वो बात करनी है, तो उसके अगेंस्ट चला जाए। पहली कंडीशन ये है। सेकंड कंडीशन है, मतलब पहली कंडीशन है इसका बात ये है कि मतलब पार्टी के जो उसके बिहेवियर है उसके अगेंस्ट चला जाए, पार्टी के जो रूल्स एंड रेगुलेशन पॉलिसीज हैं, बेसिक्स हैं, उसके अगेंस्ट चला जाए, तो वहां पर हो सकता है उसको पार्टी से निकाल दिया जाएगा। कोई जो कि एक किसी पार्टी से इलेक्ट नहीं हुआ है, जिसको हम निर्दलीय सदस्य भी कहते हैं, नॉन पार्टी मेंबर, वो किसी पार्टी को ज्वाइन कर लेता है आफ्टर इलेक्ट होने के बाद, तो वहां पर सेकंड रूल अप्लाई होगा। सेकंड रूल याद रखना। और कोई नॉमिनेटेड पर्सन है, अगर वो 6 मंथ के अंदर कर लेता है, ये कंडीशन याद रखना, 6 मंथ के बाद अगर वो किसी पार्टी को ज्वाइन करता है, कौन? नॉमिनेटेड पर्सन। थर्ड कंडीशन कर रहा हूँ, इफ द नॉमिनेटेड पर्सन ज्वाइन द पार्टी आफ्टर 6 मंथ देन विल एंटी डिफेक्शन लॉ विल अप्लाई। ठीक है, तो यहाँ पर ये याद रखना पॉइंट, वाला इंपॉर्टेंट पॉइंट है काफी आपका, 6 मंथ वाला। रिपीट कर दीजिए। अगर कोई भी नॉमिनेटेड जो पर्सन है, 6 मंथ बाद किसी पॉलिटिकल पार्टी को ज्वाइन करता है, तब वहां पर उसकी मेंबरशिप है जा सकती है, एंटी डिफेक्शन का लॉ वहां लागू हो जाएगा। 6 मंथ के बाद, याद रखना 6 मंथ पे ही स्टेटमेंट आपका क्वेश्चन बनता है। कितने मंथ का, मतलब 6 मंथ से पहले है या बाद में जाती है, ये उसमें होता है। जनरली सर जो नॉमिनेटेड होते हैं वो तो पार्टी में हो ही जाते हैं, मतलब एंटी डिफेक्शन पार्टी में नहीं होते भाई। अगर 6 मंथ के अंदर आ गए
अच्छा 6 तो मंथ के बाद ज्वाइन कर सकते हैं? 6 मंथ में ज्वाइन कर सकते हैं, यही मैं बता रहा हूँ। इसी कंफ्यूजन को दूर करिएगा, 6 मंथ के अंदर ज्वाइन कर सकते हैं, कोई इसमें रोक नहीं है। ओके, थैंक यू। हाँ, इसमें 2/3 मेंबर अगर किसी पार्टी में मर्जर हो जाए तब उसमें रूल लागू नहीं होता ये। और अगर कोई पार्टी से मान लीजिए किसी पार्टी से किसी मेंबर को निकाल दे तो वहां पर भी ये रूल लागू नहीं होगा। और इसमें हाँ, ये पावर किसकी है, इसमें लास्ट पावर जो मतलब जो डिसीजन की पावर किस पे होगी, ये लोकसभा स्पीकर की होगी। और इसमें कोई भी जैसे कि मान लीजिए कोई एंटी डिफेक्शन का, कई बार किसी स्टेट में आपने देखा होगा कि दूसरी पार्टी ज्वाइन कर लेता है, लेकिन वो स्पीकर क्या करते हैं उस पर मतलब उसको एंटी डिफेक्शन लॉ में उसको हटाते नहीं है, किसी तरह से उसको निकालते नहीं है, उसका नॉमिनेशन कैंसिल नहीं करते, तो वहां पर कोई लिमिट नहीं है, स्पीकर कब डिसाइड करेगा, कैसे डिसाइड करेगा, वो उसमें कोई नहीं है। ये जो पावर लास्टली स्पीकर की है ना, इसको सर एक बारी सर कंफर्म कर लीजिए। एक केस था उसमें ये था कि अगर ये ऐसा होता है, चैलेंज कर देंगे सुप्रीम कोर्ट में। नहीं ऐसा होता है तो लास्टली प्रेसिडेंट उस पर डिसाइड करेगा, ऐसा कुछ था। नहीं, फिर इसमें लोकसभा से रिलेटेड है, लोकसभा का वहीं पर पावर, एंटी डिफेक्शन लॉ में वहीं पर पावर रहेगी लोकसभा की। थैंक यू सर। इसके अलावा जो अदर आपकी डिस्क्वालिफिकेशन है जो कि आपके कॉन्स्टिट्यूशन में है, वो है आपकी जिसमें आपका कोई फॉरेन सिटीजनशिप एक्वायर कर ले और कोई ऑफिस ऑफ प्रॉफिट पे हो। इसके साथ ही आपकी इस मैंने आपको जो पहले बताई थी, जो कि पार्लियामेंट ने डिसाइड किया, रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट 1951 में, जो 2 ईयर से मोर देन कम कन्विक्ट है उसकी। इंडी डिफेक्शन में अब मैंने बताई दी आपको। हाँ, इसमें जो आप कहते हैं कि जैसे कि उसमें स्पीकर, देखिए स्पीकर ने डिसाइड कर दिया कि इंटरफेक्शन लो किस पे लागू होगा किस पे नहीं होगा, इम्पोज कर दिया, किसी को निकाल दिया पार्लियामेंट से, तो वहां पर उसके डिसीजन को चैलेंज किया जा सकता है। ये कब डिसाइड हुआ, किस केस में डिसाइड हुआ, ये आपको देखना है। ये हुआ आपका कि होलोहान केसेस 1992 में, जुडिशियल रिव्यू का ये हिस्टोरिकल डिसीजन था इसके रिगार्डिंग में। मतलब स्पीकर के डिसीजन को चैलेंज किया जा सकता है किसमें, कोर्ट में। किस केस में डिसाइड हुआ, इट वाज डिसाइडेड इन द होलोहान केस 1992। ठीक है, और इसके और हाँ, इसका पर्पस क्या है इस लो का मतलब एक है किसी गवर्नमेंट को स्टेबल करना। मतलब ऐसे ही नहीं कि मतलब कुछ लोग बार बार निकल के चले जाएं, जैसे कि कहीं पर ऐसे छोटे स्टेट में बेसिकली ऐसा ज़्यादा होता था कि कुछ कुछ सीट होती थी तो कभी इस पार्टी में जा रहे हैं, किसी उस पार्टी में जा रहे हैं, तो वहां पर उस चीज़ को एक स्टेबल गवर्नमेंट करने के लिए इस लॉ को लाया गया था। पार्टी रिसेंट ये इसमें आपका एंटी लॉ आपका कंप्लीट हो जाता है। इसमें कुछ मैंने इंपॉर्टेंट पॉइंट बताया, डिबेट डिस्कशन के लिए इसमें बहुत कुछ है, लेकिन जो पॉइंट इसमें पॉइंट टाइप के हैं मैंने आपको बता दिए। केस भी बता दिया आपका कि होलोहान जिसमें डिसाइड हुआ कि जुडिशियल इसको चैलेंज किया जा सकता है। मतलब ये क्वेश्चन आया ना कि क्या स्पीकर के डिसीजन को चैलेंज किया जा सकता है या नहीं, तो इट कैन बी चैलेंज इन डिसाइड इन द होलोहान केस 1992। इसके बाद आपका एक टॉपिक है जो कि मैं टॉपिक ही बता रहा हूँ, थोड़े थोड़े टॉपिक इसे कंप्लीट कर लीजिए। ये है आपका पार्लियामेंट्री प्रिविलेजेस। इसके बारे में काफी क्वेश्चन आपने पूछे भी थे। तो इसके बारे में कॉन्स्टिट्यूशन जो आपका प्रोविजन है आर्टिकल 105 है, इसमें जो आपके मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है उनको कुछ पार्लियामेंट्री कमेटीज में स्पेशल राइट्स हैं जिसको प्रिविलेजेस कहा गया है, और उनकी कुछ पावर्स हैं जिसको कुछ ऐसे इनको एक्सेप्शन दिया गया है। किसी भी पर्टिकुलर कोई एक्ट उनके अगेंस्ट नहीं हो सकता है, किस चीज की प्रोसीडिंग के अगेंस्ट नहीं स्टार्ट की जा सकती, उसके बारे में ये बताता है आर्टिकल 105। जैसे कि और हाँ, इसमें आर्टिकल 105 इज रिलेटेड टू द पार्लियामेंट्री, मतलब एमपी के लिए है, और एमएलए के लिए कौन सी आपकी है, आपकी 194 जो कि आपको लेजिस्लेटिव असेंबली में होते हैं। और हाँ, पार्लियामेंट्री प्रिविलेजेस क्या होंगे, स्पेशल जो उनको छूट दी गई है उसको कहीं भी कॉन्स्टिट्यूशन में डिफाइन नहीं किया गया है।
उसके कुछ फीचर्स बताए गए हैं जो कॉन्स्टिट्यूशन में, उसके मैं बता रहा हूँ कि मेंबर ऑफ पार्लियामेंट और जो एमएलए हैं उनको आप एक फ्रीडम ऑफ स्पीच होगी, एक्सप्रेशन होगी पार्लियामेंट के अंदर। पार्लियामेंट के अंदर बात कर रहा हूँ मैं, बाहर नहीं, पार्लियामेंट के अंदर फ्रीडम ऑफ स्पीच एक्सप्रेशन को क्या बोलते हैं, वो पार्लियामेंट का मैटर है। ठीक है। सेकंड जो वहां पर इंपॉर्टेंट एक्सपेक्ट है इसका, कोई भी जो बात करते हैं या कोई भी मतलब उन्होंने कोई ऐसा स्पीच दे दी किसी मैटर पे, उन्होंने रिगार्डिंग उस पर बोल दिया, उन्होंने किसी भी इशू पे बोल दिया, और इसके अगेंस्ट मतलब या आपने किसी वोटिंग कर दी किसी फेवर में किसी के अगेंस्ट में, तो उसको किसी भी कोर्ट में आप चैलेंज नहीं किया सकते। ये पार्लियामेंट प्रिविलेज का इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है। इट कैन नॉट बी चैलेंज इन एनी कोर्ट इफ यू हैव रॉन्ग वोटिंग अगेंस्ट द पार्टी और इन एनी अदर फॉर्म। और हाँ, ये होंगे कैसे, जैसे कि इसका मतलब ये नहीं कि कुछ भी कर दें, वो कुछ भी बोलें कुछ भी करते हैं, इसका मतलब ये नहीं हो सकता। इसका मतलब ये है कि मतलब उनके पास कहीं ना मतलब ये आउट ऑफ उसके नहीं, ये पार्लियामेंट के जो रूल्स एंड रेगुलेशन होंगे उससे गवर्न होंगे। मतलब एक ऐसा कंडक्ट होगा, मोरल कंडक्ट होगा, रूल्स कैसे चलेंगे, वो आपके रूल बुक होती है पार्लियामेंट के, लोकसभा और राज्यसभा के दोनों अलग अलग उसी के ऊपर होता है। आपने रिसेंट देखा होगा किसी काफी सारे राज्यसभा से एक्सपेल किए गए थे मेंबर, तो वो रूल्स एंड रेगुलेशन से वहां से गवर्न होते हैं। क्योंकि इसमें जो पावर दी गई है कि फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन की, जो वहां पर किसी भी कुछ बोल सके, क्योंकि क्यों ऐसा पावर दी गई है, ये पावर इसलिए दी गई है कि जो आपके एमपी और एमएलए है कौन है, दे आर द रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द पीपल। तो उनको कोई भी ऐसी चीजें बोलने की छूट होनी चाहिए जो डायरेक्ट अभी पब्लिक इंपोर्टेंस से हो, लोगों से रिलेटेड हो, उनसे कनेक्ट कर पा रहे हो, तो वो एक पब्लिक डोमेन में आनी चाहिए। तो इसलिए उनको प्रोटेक्ट किया गया है पार्लियामेंट्री प्रिविलेजेस के नाम से, उनको चीजें दी गई हैं। और इसके अलावा इसका दूसरा इंपॉर्टेंट ये है कि कोई भी पार्लियामेंट्री ये प्रिविलेज इसलिए भी हैं क्योंकि गवर्नमेंट कई बार उनका मिसयूज ना करे, किसी भी तरह से किसी को रोक ना लगाए, उसके लिए भी पावर है। ये इसके अलावा इसमें कुछ डिबेटेड हैं, वो नहीं देखना है। हाँ, इसमें एक केस था, केशव सिंह केस। केशव सिंह केस में ये कहा गया कि भाई इसमें पार्लियामेंट्री प्रिविलेजेस हैं और आपका राइट टू लाइफ है। राइट टू लाइफ और पार्लियामेंट्री प्रिविलेजेस में कहीं भी अगर कोई कंफ्लिक्ट होता है तो वहां पर किसको प्रायोरिटी दी जाएगी। सुप्रीम कोर्ट ने इस केस में कहा कि प्रायोरिटी जो है हमेशा राइट टू लाइफ को दी जाएगी इसमें, क्योंकि जो प्रिविलेजेस हैं वो किसके प्रोटेक्शन के लिए है, आपके राइट टू लाइफ के, आप कहीं ना कहीं उसकी बेटरमेंट के लिए, उसकी वेलफेयर के लिए ही है। अगर वही नहीं रहेगा तो वहां पर हम कैसे उसको, प्रिविलेजेस का क्या इंपॉर्टेंस रह जाएगा। तो इसलिए इस केस में कहा गया कि प्रिविलेजेस हमेशा राइट टू आपकी लाइफ को दी जाएगी किस कंडीशन में है। इसके अलावा और इसमें ये जो आपका मैं एक्सप्रेशन मैंने बता दिया है आपका, ये आपका यहाँ पर कंप्लीट होता है। ये पूरा टॉपिक्स कुछ इम्पोर्टेंट टॉपिक्स से मैं जो लास्ट क्लास में था मैं उसको डिस्कस करूँगा। अभी 2 मिनट का ब्रेक दीजिए मुझे, डोंट लीव द क्लास। इसमें अगर टेक्निकल टीम के, मैं उनसे रिक्वेस्ट करूंगा कि इसको रिकॉर्डिंग को ऑफ कर दें।
रिकॉर्डिंग ऑफ नहीं हुई ना अभी? नहीं हुई सर।